नज़ीन, इस वक्त हालात कुछ इस तरह के हैं कि कोई बड़ा दावा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो ईरान जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, नाज़िम, ये जंग एम्पायर के ऊपर बहुत भारी साबित हो सकती है। ये जंग मुकम्मल अंदाज के अंदर बैकफायर हो सकती है और ये एम्पायर की एज एन एम्पायर ये आखिरी जंग साबित हो सकती है। लास्ट जो इस सेंचुरी का यानी इस तारीख का एम्पायर है बरतानिया, उसकी भी आखिरी जंग जब मिडल ईस्ट के अंदर हुई थी। तो नाज़िम, तमाम चीज़ें जो है वो उल्टी जा रही हैं। जो जिस तरीके से इन्होंने हमला किया था, जिस तरह इन्होंने ताकत का मुजाहरा किया, इतनी ईरानी लीडरशिप को जब निशाना बनाकर तमाम हदें पार कर दी, तो जो ये रिजल्ट्स अचीव करना चाह रहे थे, ना सिर्फ वो रिजल्ट्स अचीव तो होना दूर की बात, वो रिजल्ट्स बहुत दूर जा रहे हैं और मामलात या तो इनके हाथों से निकल चुके हैं या वो तेजी के साथ इनके हाथों से निकल रहे हैं और बाकी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इसमें ड्रैग हो रहे हैं। और देखें, जो सुप्रीम लीडर को इन्होंने निशाना बनाया है, उसके बाद जो रिकंसिलिएशन का एक ऑप्शन रहता है वो अब जाता रहा है। पिछली जो जंग अगर आप ईरान की देखते हैं तो उसमें ईरान की जो हमलों का तरीकाकार है, उसमें ईरान पुश कर रहा है फॉर सीज फायर। उसके हमलों की स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम डैमेज करके सीज फायर के लिए जब मजबूर करना है। आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत सारे ऑप्शन जब इस्तेमाल नहीं हुए, हिजबुल्लाह नहीं आई, यमन नहीं आया, इराक नहीं आया और ईरान ने सारे मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। नंबर भी थोड़े थे, क्वालिटी भी थोड़ी थी। लेकिन इस बार चूंकि जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया, जिस तरह से सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, अपने ऑफिस में मौजूद थे और उनको आखिरी टाइम पर कहा जाता रहा कि आप जो है वो किसी बंकर में चले जाएं, जो कि वो छुपना और भागना नहीं होता, ये वॉर की एसओपी है कि हमने हिफाजती मकामात के ऊपर जाना है। लेकिन वो वहां पर बैठे रहे और उनका खानदान और अभी उनकी अहलिया के हवाले से खबर जब सामने आ रही है, तो जो जुल्म यहां पर ढा गया है, अब कोई रिकंसिलिएशन नहीं है। और ये सबसे बड़ी किसी भी एम्पायर की गलती होती है जब वो किसी छोटे मुल्क के ऊपर जाता है और वो फिर ऑप्शंस अपने तमाम बंद कर लेता है डिप्लोमेसी के, दरमियानी रास्ते के। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और ये यहां पर इसने की है। ये अगर अटैक भी करते तो न्यूक्लियर साइट्स पर करते, मिलिट्री साइट्स पर करते, ये 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद वैसे ही जब वो शायद एक और सीज फायर जब वो हो जाता और ट्रम्प यहां से जब वो फिर विड्रॉ कर जाता। लेकिन जो इन्होंने किया है ये बहुत बड़ी गलती की। अब जरा एक के बाद एक खबर देखते चली जाइए कि ये जंग इन पर किस तरह से बैकफायर होने जा रही है। स्पेन का इतना बड़ा झटका इनको आया है, स्पेन ने कहा यहां से हमारी बेसिस इस्तेमाल करें ईरान के खिलाफ। ये आज स्पेन है जो इस तरह से मिडिल ईस्ट के लिए और फलस्तीनियों के लिए और आज ईरानियंस के लिए कह रहा है हमारी बेसिस खाली ना करें। तो यहां से वो जनाब अली निकल रहे हैं। अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी शिफ्ट कर रहे हैं, फोर्सेस भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ 50% ऑयल जो गैस प्राइसेस हैं वो यूरोप के अंदर ऊपर चली गई हैं, यानी विद इन फ्यू आवर्स। इस वक्त एलएनजी जो है वो ज़ाहिर है सारी कतर से जाती है, तो कतर ने अपनी जो एलएनजी प्रोडक्शन है वो बंद कर दी है। विद इन फ्यू आवर्स जो गैस प्राइसेस हैं वो 50% तक ऊपर चली गई हैं और ये 100% जा सकती हैं, 200% जा सकती हैं। छोड़ दें 100 और 200% को, 50% यूरोप कैसे अफोर्ड करेगा? यूरोपियंस की इकॉनमी जो ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है यूक्रेन जंग की वजह से, जो वहां भी अमेरिका ने इनको भेजा जाके लड़ो जब वो रशिया से। सो 50% गैस प्राइसेस ऊपर चली गई हैं उस यूरोप की जहां पर ऑलरेडी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जहां पर लोग पहले ही अपनी हुकूमतों से नाखुश है, जहां पर ऑलरेडी इकॉनमी की सूरत हाल यह है कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर एमबीएस के पास आकर $10 बिलियन जब वो मांग रहा है, वहां पर 50% और हंगामी तौर पर यूरोप के अंदर जो है वो उन्होंने मीटिंग बुला ली है इस गैस क्राइसिस के ऊपर। ये मैं आपको बता दूं, कोई अगेन बड़ा दावा नहीं है, ये 10 साल भी लगे रहे ना, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकते। ये एग्जैजरेशन नहीं है। इसकी मिसाल सिर्फ आप यमन की जंग देखिए जो उन्होंने लड़ी है। अमेरिका और यूरोप पूरी ताकत के साथ आए हैं, बाबुल मंदब यमन से नहीं खुलवा सके। ये जो रास्ते हैं ये इतने सेंसिटिव रास्ते हैं कि इनको बंद करने के लिए ईरान को यहां पर लाकर फौज डिप्लॉय नहीं करनी है। वो हर रोज 2 ड्रोन और 2 मिसाइल भी छोड़ेंगे ना, यहां पर कोई नहीं गुजरने वाला यहां से। ये शिपिंग कंपनीज ये खुद ही सस्पेंड कर देंगी जैसे उन्होंने कर रखा है। तो ये 10 साल तक भी ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकते। तो क्या करेगा यूरोप? गैस कहां से आएगी और ऑयल कहां से आएगा? तो ईरान ने अपना जो सबसे बड़ा वन ऑफ द उनका कार्ड था, प्रेशर कार्ड था, वो उन्होंने ट्रिगर कर दिया है कल रात से और उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। गैस प्राइसेस ऊपर, ऑयल प्राइसेस ऊपर और सप्लाई चेन दुनिया के मुतासर हो गई है। इस वक्त आपको पता है अगर वो 1000 के करीब टैंकर्स नहीं है तो फिर सैकड़ों के हिसाब से तो कम टैंकर्स और शिप्स जो हैं वो खलीज फारस के अंदर फंस गए हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर नहीं सकते हैं। और
वो सब के सब किसके कंट्रोल में है? ईरान के कंट्रोल में, क्योंकि वहां पर अमेरिकी नेवी की जरूरत नहीं है कि खलीज फारस के अंदर दाखिल हो सके। अब ईरान चाहे तो इन शिप्स के ऊपर हमला करे, इनको डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे तो इनको कैप्चर करके अपने साइलों पर ले आए, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस वक्त किसी के मजाल नहीं है कि ईरान को आकर वो, क्योंकि उन्होंने सारे ऑप्शन अपने खत्म कर दिए। कोई रिकंसिलिएशन वाला, लिहाज वाला, रिस्ट्रेंट वाला, डिप्लोमेसी वाला, या जंगें होती हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, इनके लिए सबसे बड़ा विलन पुतिन है, ज़ेलेंस्की घूमता फिर रहा है। रशिया के पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि ज़ेलेंस्की को उसके महल से उठवा लें या ज़ेलेंस्की को टारगेट कर दें। रशिया के पास कैपेबिलिटीज नहीं है, इनके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है। ये मडोरो को उठवा लेते हैं और सुप्रीम लीडर को उसके खानदान समेत जब निशाना बनाते हैं और इसको फिर फखरिया अंदाज में पेश करते हैं। ये जो इन्होंने पावर प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ना रीजन को जानती है, ना ईरान को जानती है, और ना इस वक्त बदलती दुनिया की रियलिटी से ये वाकिफ है। ये उसी घमंड के अंदर है कि हम अमेरिका और हम एम्पायर और हम फलाना। ये होंगे एम्पायर, इसमें किसी को कोई दो राय है, लेकिन बात है डैमेज होने की। आपने एक ऐसे मुल्क से पंगा लिया है जिसके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, और अभी ईरान के पास न्यूक्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूक्लियर ऑप्शन उनके पास है। कुछ ऐसा उनके पास है कि वो न्यूक्लियर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने ईरान की रियलिटीज को समझे बगैर और रीजन की रियलिटीज को समझे बगैर, अब देखना फ्रांस ने क्या बात किया कि ये हमसे पूछ लेते, हमसे डिस्कस तो करते, ये कर क्या रहे हो। मैक्रोन की इस वक्त स्टेटमेंट आ रही है, उसने कहा ये जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इसके रेपरकशंस हमारे बॉर्डर्स तक आने वाले हैं, और आ चुके हैं। 50% और गैस प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारे वाकयात आपको यूरोप में होते हुए नजर आएंगे। जंग ऑलरेडी यूरोप में दाखिल हो चुकी है साइप्रस की सूरत के अंदर, और अभी हिजबुल्लाह ने वो महाज संभालना है, मेडिटेरेनियन सी वाला आप देखेंगे। और ये जो एयरक्राफ्ट करियर है ना, ये जो ईरान बेसिस पर अटैक कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, असल में वो एयरक्राफ्ट करियर की तरफ बढ़ रहा है। ये हिट करेगा, ये नकारा करेगा, तो जब बेसिस की तरफ जाएगा। अब जरा आ जाइए गल्फ के ऊपर। गल्फ के साथ जो अमेरिका ने धोखा किया है, अमेरिका ने जो इस वक्त सबसे बड़ा अपना नुकसान किया है वो ये है कि अपना क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इसका फारिग हो चुका है। मिलिटरीली ये कितना डैमेज होगा उसको छोड़ें, सबसे बड़ी इसकी जो ताकत थी वो इस बात में थी कि देखें, बड़ी पावर तो चाइना भी है ना, लेकिन चाइना से है कि मुल्कों ने दूर होना है। यही इस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर है ना, कि चाइना ने आइसोलेट होना है, लेकिन अमेरिका के साथ अलायंसेस में आना है। तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। या चाइना के हमसाया कौन है? साउथ कोरिया, जापान, उसके मुखालिफ रशिया, सब हमसाया देखें मुखालिफ, बड़ी ताकतें तो वो भी हैं। तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसमें कंट्रीज ज्वाइन करते हैं, अलायंस बनाते हैं, पार्टनरशिप में आते हैं, उधर आइसोलेशन में उनको किया जाता है। तो यहां पर अमेरिका ने ये जो अपनी ये अलायंस वाली और पार्टनरशिप वाली और सिक्योरिटी देने वाली ये जो स्ट्रेंथ है, ये खोई है। अब गल्फ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? अमेरिका ने ली हुई है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बदले में लिए हुए हैं। करे जाकर गल्फ की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रहा? गल्फ को एक तरफ जंग में धकेल दिया है, तो करे ना जाकर सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रहा गल्फ की सिक्योरिटी? और इस वक्त गल्फ से मैसेज आपको पता है किसको गया? इटली को, हमें सिक्योरिटी दें। गल्फ भी जो बेबसी इस वक्त देख रहा है, ठीक है ना, इतना पैसा, इतनी दौलत, ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनके लिए ये हालात कभी पैदा हो जाएंगे। सारी दुनिया का मरकज तो ये थे, और आज कोई एक मुल्क इस वक्त दुनिया में नहीं है तो इटली को कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी। इटली कहां से सिक्योरिटी देगा? इटली की सिक्योरिटी खुद अमेरिका देता है, वो जहाज वहां से आते हैं, डिफेंस वहां से आता है। तो जब अमेरिका ही इनको एक्सप्लॉइट किया है, डिसीव किया है, तो बाकी जर्मनी का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं हम इस जंग में नहीं कूद सकते। ख्वाहिश सबकी है कि ईरान डिस्ट्रॉय हो जाए। बरतानिया के जंगी तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जर्मनी और इन मुल्कों ने कहा है कि हम ईरान पर ऑफेंसिव उस स्ट्राइक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। बरतानिया भी कह रहा है ऑफेंसिव स्ट्राइक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वजह क्या है, क्यों नहीं हिस्सा लेंगे? भाई ईरान बुरा भी है, ईरान को तबाह भी होना चाहिए, ईरान के साथ जो हुआ है बड़ा अच्छा भी हुआ है, तो फिर आप अपना हिस्सा इस अच्छाई में क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि पता है कि ना इनकी इकोनॉमीज अफोर्ड कर सकती हैं, ना इनकी पब्लिक इसके लिए तैयार है, और ना इनकी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ये तो अमेरिका का इस वक्त जो सत्यानाश हो रहा है आपके सामने है। 3 जहाज गिर गए और अब कह रहे हैं जी हमारे तो फ्रेंडली फायर में गिरे, और अभी सेंटकॉम के एक और स्टेटमेंट आ रही है, एक और अमेरिकी फौजी जो मारा गया, तादाद 4 हो गई है।
ठीक है, और ईरान का दावा बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने अपनी जुबानी जब ये कह रहे हैं 4 हो गई है, और जो वो अमेरिकी इंतजामिया है और उनके जनरल्स हैं और खुद ट्रंप कह रहे हैं मजीद हमारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, मजीद लॉसेस जब वो हो सकते हैं। ये है स्ट्रेटजी, 40 साल स्ट्रेटजी बनाकर प्लानिंग करके ईरान पर हमला किया, ये हमला किया। तो ये जो इन्होंने पावर प्रोजेक्शन की है, यानी कि लीडरशिप को निशाना बनाकर, ये कोई इनकी ताकत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि ज़ेलेंस्की फिर रहा है ना, क्या रशिया नहीं अटैक कर सकता? आपको क्या लगता है चाइना के पास ये ताकत नहीं है कि वो ताइवान में उतरे और ताइवान के लीडर्स को उठवा ले? इनके पास ज्यादा ताकत है। चाइना इस वक्त वो टेक्नोलॉजी बना के बैठा हुआ है कि दुनिया को पता भी नहीं है, तो चीनी नहीं उतर सकते ताइवान में और उनकी लीडरशिप को उठा लें, इनके पास ज्यादा ताकत है। तो ये देखें, दुनिया एक तरीके से चलती है, और अमेरिकन ने भी कसर तो पहले भी कोई नहीं छोड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो तरीके से चीजों को चला रहे थे। इराक पर हमला किया, अच्छा जी, वो आप देखें कि कांग्रेस को साथ मिलाया है, रीजनल कंट्रीज अगर खिलाफ नहीं है तो साथ भी नहीं है सद्दाम हुसैन के, ठीक है, और काइंड ऑफ खिलाफ भी है, सारा यहीं से तो जहाज उड़ते थे। तो ईरान ने क्या कहा है? अच्छा, ईरान ने एक तो 3000 वो कह रहे हैं हमने मिसाइल फायर किए, 3000 मिसाइल उन्होंने फायर कर दिए। ये कहते थे ईरान के पास 1500 मिसाइल हैं, 800 हैं, वो 3000 उन्होंने फायर कर भी दिए हैं। और सोचिए अगर 3000 कर दिए तो पीछे वो कितने लेकर बैठे हैं अगर 3000 फायर कर दिए। 11 मुल्कों के अंदर उन्होंने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के इंटरेस्ट को निशाना बनाया। 11 कंट्रीज। ये किस ओआईसी मुल्क की जरूरत है मुझे बताइए जो ऐसा कर सकता है? अभी तक तो ओआईसी ने अमेरिकी हमले की मजम्मत नहीं की, और अगर हम अपना मीडिया उठाकर देखें तो वहां पर यह नहीं लिखा जा रहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जारियत की है। ये जारियत का वर्ड भी उन्हें लिख सकते हैं। यहां ईरान ने 11 मुल्कों के अंदर तीनों जो वेस्टर्न बड़ी पावर्स हैं उनको हिट किया है। 3000 वो कह रहे हैं हमने मिसाइल फायर कर दिए। इस वक्त कुछ देर पहले ईरान ने जो 11th वेव है वो भी फायर कर दिया इजराइल की तरफ। नॉन स्टॉप ईरानी हमले जो वो जारी है, और ये सब क्या हो रहा है? 48 शख्सियात जो है वो अब 49 हो चुकी हैं। 49 जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसके निशाना बनने के बाद ये सूरत हाल है। ईरान ने गल्फ को मैसेज भेजा है अमेरिकन को यहां से निकालें, अमेरिकन बेसेस यहां से अब निकलेंगी, यही अब हमारा मुतालबा है, एक्सपेल करें। अब अमेरिकन की ये बेसेस जब यहां पर नहीं रह सकती। अच्छा, ईरान कई सालों से ये कह रहा है कि हम आपस में बैठकर जब मामलात करेंगे, और ये अमेरिकन है वो उल्टा यहां पर क्राइसिस खड़ा करते हैं, ये क्राइसिस का हल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ईरान अपना ये फैसला इनफोर्स करवा रहा है कि ये भी मजबूर हो जाए कि बस ठीक है, बहुत हो गया, आपने हमारी बहुत सिक्योरिटी कर ली। नहीं, अमेरिका किधर है? मतलब गल्फ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी है ना, किधर है अमेरिका? सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रहा? तो जनाब अली, इस वक्त हालत यह है वहां पर कि जो लोग फंसे हुए हैं $1 मिलियन तक दे रहे हैं कि हमें यहां से निकाला जाए, प्राइवेट जेट के थ्रू, किसी और जरिए। $1 मिलियन हमसे ले लो और हमें यहां से निकालो। ये वो मुल्क हैं जिनको सेफ हेवंस कहा जाता था, जो दुनिया के सबसे मतलब स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। क्या जबरदस्त सिस्टम्स हैं, क्या ऑटोमेशन के साथ मामला चल रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइट ऑपरेशंस वो मैनेज कर रहे हैं, एशिया, यूरोप, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, और क्या सोफिस्टिकेशन है। आज कह रहे हैं $1 मिलियन ले लो और हमें यहां से निकालो। ये हालत हुई पड़ी है। इसका जिम्मेदार कौन है? गल्फ को इस सूरत हाल के अंदर किसने धकेला? ये सब उस सिनेरियो का हिस्सा, ये सब उस नेतन्याहू की साजिश का हिस्सा है, जिसको पता था कि ईरान पर हमला होगा, ईरान आगे से बेसेस को निशाना बनाएगा और उसके बाद सूरत हाल यहां पर खड़ी होगी। इस वक्त टूरिज्म इंडस्ट्री भी दुनिया की हिल चुकी है, ऑयल गैस इंडस्ट्री भी हिल चुकी है, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स भी हिल चुकी हैं, दुनिया की इकॉनमी भी हिल चुकी है। और आगे आगे देखिएगा होता है क्या। अभी तो ये आगाज है, अभी तो इस बात को 24 घंटे भी नहीं हुए कि जब ईरान ने प्रॉपर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जब वो इन्फोर्स किया है, इसको बंद किया। और यूएस इंटेलिजेंस की खबर भी सुन लें। यूएस इंटेलिजेंस ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि रिजीम चेंज होगी ईरान में। देखिए, जब ट्रंप ने हमला किया उसका जो पहला बयान था उसने कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद है, और ईरान के लोगों को कहा कि क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए आ गई है और बाहर निकलो और निजाम को संभालो। एक शख्स जो है वो किस तरह खुलेआम एक मुल्क में बगावतें करवा रहा है, तो इसका बुनियादी मकसद रिजीम चेंज था। फिर जब गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स को निशाना बनाया जा रहा है तो रिजीम चेंज ही मकसद हुआ ना। यूएस इंटेलिजेंस कह रही कि हमें नहीं लगता, बहुत बहुत कम चांसेस है कि रिजीम चेंज होगा। अच्छा, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज क्वेश्चन कोलैप्स सिनेरियो।
बावजूद इसके कि बमबारी हो रही है, इसराइल अमेरिका इतनी जालमाना बमबारी इस वक्त ईरान पर कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो यूएस इंटेलिजेंस कह रही है कि हमें नहीं लगता कि ईरान कोलैप्स होगा। इतनी बमबारी, इतनी असैसिनेशंस, उसको आइसोलेट करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, और अभी ये आगे पीछे कहीं ग्राउंड अटैक भी करवाएंगे मिलिशिया से। तो लेकिन यूएस ऑफिशियल्स, मल्टीपल यूएस ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा है इस सब डैमेज के बावजूद हमें कोई इमीडिएट कोलैप्स सिनेरियो ईरान में नजर नहीं आता। और मैं आपको इसे बता रहा हूं कि ईरान ही लड़ सकता था इनसे, ना तुर्की लड़ सकता है ना कोई दूसरा लड़ सकता है, क्योंकि वहां पर जो ईरान ने निजाम बनाया है कि वो किसी एक शख्स पर नहीं खड़ा हुआ, वो बस ईरान ही लड़ सकता था। अब जनाबे अली स्पेन ने कहा है कि आप यहां से फौरी तौर पर बेसेस हमारी खाली करें, और हमने ईरान के खिलाफ जंग में नहीं जाना। आपने लड़ना है तो खुशी से लड़े। अच्छा, 15 उनके टैंकर्स और बहुत सारे जेट्स ये अब जनाबे अली जर्मनी और फ्रांस की बेसिस की तरफ जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई हजीमत हो सकती है? ये सब वो साइंस हैं और ये इंडिकेटर्स इस हमले से पहले ट्रंप इंतजामिया को आ रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने बीबी को खुश करना था, क्योंकि बीबी को जो है वो जंगें पसंद हैं, बमबारी पसंद है, ओआईसी कंट्रीज को तबाह करना पसंद है, और यह पसंद है कि रीजन में कोई एक मुल्क भी सही सलामत और स्टेबल ना रहे। लेकिन यह जंग अब डैमेज भी कर सकती है एम्पायर। पहले तो वो आते थे, करते थे, जो किया चले गए, लेकिन अब मामला जो है कुछ और हो सकता है। अभी तक होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। कल को क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। चाइना की स्टेटमेंट आ गई है, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं ईरान को अपनी सुवेरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सलामती के दिफा में। चीन कह रहा है ईरान को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं हम अपनी सलामती के दिफा में। तो सपोर्ट फिर कैसे करते हैं? बातों से करते हैं। तो हर उस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से सपोर्ट होनी चाहिए। इस वक्त चाइनीज सैटेलाइट्स, चाइनीज स्पाई शिप्स और बाकी वट एवर जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है वो मदद कर रही है। ज़ाहिर है आइडियल शायद अभी भी ना हो कि आइडियल सिनेरियो को आइडियल अंदाज में मदद कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है ना। और रशिया कह रहा है कि हमारी मुसलसल ईरानियंस के साथ बात हो रही है। यूरोप इस वक्त हिल गया है, बिल्कुल हिल गया है, जिसको कहते हैं बाकायदा हिल गया है। उधर यूक्रेन की जंग, अच्छा, चूंकि यूरोपियंस ने भी अपने आप को अमेरिकन के हवाले किया हुआ था, फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने बनानी है, किसके साथ जंग करनी है ये अमेरिकन बताएंगे। तो जो सबक यूरोपियन सीख रहे हैं और जो सबक अब गल्फ कंट्री सीख रहे हैं, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने का और अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स करने का। टर्की बेशक नेटो का मेंबर है, अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं की उसने। तो गैस प्राइसेस जो है, देखें अमेरिका ने हमला, अच्छा आज तक वैसे ईरान पर अटैक क्यों नहीं हुआ? ओबामा करना चाहता था ईरान पर अटैक, बुश कितना उसको दिल था कि वो ईरान पर अटैक करे, क्योंकि उसमें यह वाला सिनेरियो था कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एक तो ये मुतासर होंगे, ऑयल वगैरह ये बंद होगा, और गल्फ कंट्रीज मुतासर होंगे। तो एक कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये थोड़ा सा मेंटेन रखा कि भाई ठीक है, हमने इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है, तो सही है। अब नेतन्याहू के लिए हम इराक को भी तो तबाह कर रहे हैं, शाम को भी तो कर रहे हैं, लिबिया को भी तो कर रहे हैं, बाकी आगे पीछे भी तो सबको, सोमालिया, सूडान, यमन भी तो कर रहे हैं। चलो फिलहाल ईरान को रखो, क्योंकि उससे बाकी भी डैमेज हो सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने आकर उस बात को समझा नहीं है। तो यूरोप ने डैमेज होना ही था, इसलिए यूरोप को भी पहले ही स्टांस लेना चाहिए था। ये आईआरजीसी को तो टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे थे, और अभी भी जब ईरान पर हमला हुआ है तो इन्होंने कोई मतलब उसमें बुरा तो नहीं मनाया, बल्कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या जबरदस्त इकदाम ट्रंप ने उठाया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी, और फ्रांस ने कहा कि ईरान खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ठीक है, सही अमेरिका ने किया। 50% गैस प्राइसेस ऊपर चली गई सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी जो अब रिपोर्ट सामने आ रही है। कल रात से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, फिर अच्छा कतर ने कहा कि जवाब देंगे हम, उसके बाद ईरान ने 11 मिसाइल और फायर किए, तो वो एलएनजी प्रोडक्शन बंद हो गई। मैंने आपको बताया ना कि ईरान अब अपने फैसले कहीं इन्फोर्स करवा रहा है इनसे, कि ये जो सारा तमाशा लगाया हुआ है, भाई सिक्योरिटी बस तुम्हारी है, मतलब और किसी की सिक्योरिटी नहीं है, वो वहां से चलेंगे और हमारे ऊपर बमबारी करेंगे और हमारे
लोगों को, हमारी लीडरशिप को निशाना बना देंगे और हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे, बस सिक्योरिटी तुम्हारी और किसी की सिक्योरिटी नहीं है। तो वो भी आप अपने फैसले जब इन्फोर्स करवा रहे हैं कि ये जो जड़ है ना, अब इसको खत्म करना है, तो अब ये बोरिया बिस्तरा यहां से गोल करें, हर कोई अपनी सिक्योरिटी जो वो खुद संभाले। हाँ, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं। सो बहरहाल, ब्लूमबर्ग, गैस प्राइसेस सर्ज एज कतर शट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्ट प्लांट। दुनिया का सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला एलएनजी प्लांट है वो उन्होंने बंद कर दिया है। 50% जब वो ऊपर चली गई हैं ये प्राइसेस, सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। सीएनबीसी ने कहा है कि शेकिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट, दुनिया की एनर्जी मार्केट और स्टॉक मार्केट्स और सारा कुछ जब वो हिल गया। इसके साथ एक और खबर भी है, इसराइल के जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं मेडिटेरेनियन सी में, जिससे इसराइली जहाजों को ऑयल आ रहा है और अमेरिकी जहाजों को ऑयल आ रहा है, वहां पर भी ट्रबलिंग जब वो होना शुरू हो गई है। और यूरोपियन ने हंगामी तौर पर मीटिंग बुला ली है अगले घंटों में, जिसमें यह डिस्कस किया जाएगा कि क्या करना है। तो ये बहुत प्रेशर आने वाला है गल्फ पे और यूरोपियंस पे, इस जंग को रुकाया जाए। अगर वो आते हैं हमला करने के लिए, दे कैन नॉट अफोर्ड इट, और गल्फ भी अपने आप को डैमेज करेगा और यूरोपियंस मजीद करेंगे। तो इन दोनों को अपने मफाद में देखें, इसराइल का नुकसान तो वो है जो ईरान बरह रास्त उन पर हमले कर रहा है, वही बस इसराइल का नुकसान है, इसके अलावा इसराइल का कोई नुकसान नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, वर्ल्ड इकॉनमी हिल जाए, उससे इसराइल को इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि इसराइल तो चाहता ही है। तो उनका नुकसान वो है जो उनके अंदर तबाही मचा रहा है ईरान, और ओवरऑल ये है कि कलेक्टिव वेस्ट कमजोर होगा तो फिर सारा इसराइल ने होना ही है। ये गल्फ को सोचना चाहिए और यूरोपियंस को सोचना चाहिए और अमेरिकन को भी सोचना चाहिए। वो अपने अपने मफादात को डैमेज कर रहे हैं, किस लिए? ये इतनी मैडनेस सारी दुनिया के लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, ग्लोबल इकॉनमी को मुश्किल में डाल दिया है। अच्छी भली चलती दुनिया, कई फ्लाइट्स रुकी हुई हैं, कई सप्लाई चेन का मसला बन गया है, प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। किस लिए ये इतनी मैडनेस है? वो किस लिए? तो यूएस इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान बिल्कुल कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, ईरान के मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते, फिर ये किस लिए? तो इस मैडनेस को जब रोकना चाहिए और इन मुल्कों को सोचना चाहिए, यूरोप को भी सोचना चाहिए और गल्फ को भी सोचना चाहिए। गल्फ ने, अच्छा, इटली कह रहा है कि गल्फ से हमें मैसेज आया कि हमें मिलिट्री और डिफेंस सप्लाईज फौरी तौर पर चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो हमें फौरी तौर पर चाहिए। सो जिम्मेदारी अमेरिका की थी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को दिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इटली की बात इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वाई? अमेरिका की बेसिस तो हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ब्रिटानिया की भी है, फ्रांस की भी है, जर्मनी की भी प्रेजेंस है। इटली की कोई प्रेजेंस नहीं है, इटली की कोई बेस इनके मुल्कों में नहीं। इसका मतलब अमेरिका भी गया, ब्रिटानिया की भी ना, फ्रांस की भी ना, जर्मनी की भी ना, तो इटली, ओ भाई, उसकी तो कोई बेस ही नहीं है इधर। इन बाकी 4 मुल्कों की हैं, प्रेजेंस है, फौजें हैं, नेवल फैसिलिटीज हैं, एयर बेसेस हैं। फ्रांस की यूई में नेवल फैसिलिटी है और एयर बेस है, जर्मनी है, ब्रिटानिया की फौज मौजूद है, जेट्स मौजूद हैं, और गल्फ इटली को कह रहा है। यह अनबिलीवेबल। इटली कोई बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। जर्मनी कह रहा है वी विल नॉट ज्वाइन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान। साथ हैं, हमला करो, कदम बढ़ाओ ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम जाकर ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। सो जर्मनी स्क्रैम्बल्स टू रेस्क्यू थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंडेड टूरिस्ट। को 70-80 हजार इनके लोग वहां पर फंसे हुए हैं, और वर्ल्ड टूरिज्म जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने इनको कहा है कि भाई आप हेल्प करें, यहां से इनके नेशनल्स भी हैं और बाकी भी हैं कि यहां से निकालें। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जर्मन ट्रैवलर्स स्ट्रैंडेड। 2 लाख ब्रिटानिया का बंदा, 10,000 इनके फंसे हुए हैं। ये किया अमेरिका ने यूरोपियंस के साथ और ये किया है गल्फ के साथ। इनको इन्फॉर्म ही कर दिया जाता, फ्लाइट्स पहले कैंसिल करवा ली जाती। इतना ही शौक था, अगर हमला करना ही था फ्लाइट्स कैंसिल करवा दी जाती, एयर स्पेस बंद हो जाती, लोग ट्रैवल ना करते। ये सारे वो लोग हैं जो टूरिस्ट थे, यहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। मैकरॉन, रेपरकशन जब हमारे बॉर्डर्स तक आने वाले ईरान जंग के। ईरान, ओनली सोल्यूशन फॉर द नेबरिंग कंट्रीज इज टू एक्सपेल द अमेरिकन एंड देयर बेसेस फ्रॉम द रीजन। एक ही अब हल बचा है, अमेरिकन को एक्सपेल करें और उनकी बेसिस यहां से खत्म करें। दिस इज द ओनली सोल्यूशन नाउ। मैंने आपको कहा ना कि कोई अब रिकंसिलिएशन इन्होंने छोड़ी नहीं है। अगर 1000 नहीं है तो फिर सैकड़ों शिप्स कम से कम खलीज फारस में फंसे पड़े, उसमें ऑयल टैंकर्स भी हैं और सप्लाई शिप्स भी हैं।
भाई जो दुनिया की सप्लाई चेन चल रही है, और आपको हमने बताया सारा कि गल्फ में तो कुछ ना वो उगाते हैं ना बनाते हैं, सब कुछ बाहर से ही आता है। फ्रूट भी बाहर से आता है, सब्जी भी बाहर से आती है, सब कुछ ही बाहर से आता है। पानी वो है जो बाहर से भी आता है और वहां पर वो रिसाइकल करते हैं, क्योंकि वहां पर ना कोई झील है ना कुछ है, तो वो तो सब इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड सिस्टम चल रहा है। तो वो सैकड़ों शिप्स वहां पर फंस के खड़े हैं और ईरान के निशाने पर हैं। ईरान चाहे उनको पकड़े, ईरान चाहे उनको अटैक करे। ऑयल टैंकर्स स्ट्रैंडेड एट सी एज मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस। ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल इकोनॉमी, अगेन ये इतनी मैडनेस किसके लिए? इसके अलावा और भी बहुत सारी इस तरह की हेडलाइंस है। मिलियंस ऑफ बैरल जो ऑयल है वो फंसा खड़ा है वहां पर। ईरान ने कह रहा है 3000 जो हमने मिसाइल्स हैं वो फायर किए, लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या, वो कह रहे हैं ये फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन मिसाइल हैं, आगे चलकर हम थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन मिसाइल भी फायर करने जा रहे हैं। और आईआरजी से ये कह रहा है कि हमने 11th वेव ऑफ ऑपरेशन जो है ये लॉन्च कर दिया और बेयर शिबा को खासतौर पर हमने इसमें टारगेट किया है। ये बेयर शिबा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर उनकी बड़ी सेंसिटिव साइट्स हैं। ये जनाब इस वक्त की बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स है और इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन है, यानी एक ऐसा इकदाम जिसकी तबाही बहुत बड़ी आने वाली, जो पूरी दुनिया को मजबूर कर देगी कि अमेरिका को प्रेशराइज करें। एक ऐसा ऑप्शन ईरान के पास है जो वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है, या फिर उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब ड्रोन्स और मिसाइल खत्म हो जाएंगे। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है आपके साथ शेयर किया, आपने राय ज़रूर आकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।